जासूसों की एक अलग ही दुनिया होती है। वह दूसरे देशों में जाकर वहाँ की खुफिया जानकारी अपने देश की खुफिया एजेंसी को भेजते हैं। लेकिन यह कहने सुनने में जितना आसान लगता है, असल ज़िंदगी में यह उतना ही मुश्किल काम है। या यूँ कहें कि इसमें जान का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर जासूसी करते दूसरे देश में पकड़े गए तो वहाँ के कानून के हिसाब से उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। आज हम आपको एक ऐसे जासूस के बारे में बताने जा रहे हैं जो दूसरे देश में जाकर वहाँ की जासूसी करता है, और एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसे वहाँ के राष्ट्रपति की ओर से उप रक्षा मंत्री बनने का प्रस्ताव मिलता है। हालांकि बाद में वह अपनी गलती के कारण पकड़ा जाता है और उसे बीच चौराहे पर सैकड़ों लोगों के सामने फांसी दे दी जाती है। हम बात कर रहे एली कोहेन की, जो इजराइल के खुफिया एजेंसी के जासूस थे। उन्हें इजराइल का सबसे बहादुर और साहसी जासूस भी कहा जाता है। उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद उनके अपने देश के इजराइल ने कभी सोचा नहीं था। कहते हैं कि कोहेन ने ऐसी खुफिया जानकारी जुटाई थी जिसकी वजह से ही साल 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल को जीत मिली थी। एली कोहेन ने 1961 से 1965 के बीच एक इजरायली जासूस के तौर पर 4 साल अपने दुश्मनों के बीच सीरिया में गुजारे। एक कारोबारी के तौर पर उन्होंने सीरिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। इसकी आड़ में वो सीरिया की सत्ता के बेहद करीब पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां हुए तख्ता पलट में भी अहम भूमिका निभाई और सीरिया के राष्ट्रपति के करीबी बन गए। कहते हैं कि राष्ट्रपति भी उनकी रक्षा जैसे मामलों में सलाह लिया करते थे। एली का जन्म साल 1924 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक सीरियाई यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता साल 1914 में ही सीरिया के एलेप्पो से आकर मिस्र में बस गए थे, लेकिन 1948 में जब इजराइल बना तो मिस्र के कई यहूदी परिवार वहां से निकलने लगे। इनमें एली कोहेन का परिवार भी था। 1949 में इजराइल जाकर बस गए। हालांकि इस दौरान कोहेन मिस्र में रुक गए क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई अधूरी थी। कहते हैं कि अरबी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा का कोहेन की पकड़ बेहद मजबूत थी और इसी वजह से वो इजरायली खुफिया विभाग की नज़र में आए। रिपोर्ट के मुताबिक एली को जासूसी में शुरुआत से ही दिलचस्पी थी और इसी वजह से वे साल 1955 में जासूसी का एक छोटा सा कोर्स करने के लिए इजराइल गए थे। हालांकि अगले साल वो फिर से मिस्र लौटे, लेकिन फिर वे सुएज संकट के बाद कोहेन सहित कई लोगों को मिस्र से बेदखल कर दिया गया और उसके बाद वे साल 1957 में इजराइल आ गए। यहां आकर वो ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट का काम करने लगे। इसी बीच उन्होंने इराकी यहूदी लड़की नादिया माजाल्द से शादी भी की। एली की ज़िंदगी की असली कहानी 1960 में शुरू होती है जब वे इजरायली खुफिया विभाग में भर्ती हुए। 1961 में उन्हें मिशन पर भेजा गया। इजरायली खुफिया विभाग द्वारा एली कोहेन को पहले कामिल आमीन ताबेत नाम दिया गया और फिर उसके बाद उन्हें एक कारोबारी बनाकर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स भेजा गया। यहाँ उन्होंने सीरियाई समुदाय के लोगों से संपर्क बढ़ाया और धीरे धीरे सीरियाई दूतावास में काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारियों से अपनी दोस्ती की। इसमें सीरियाई सेना के एक बड़े अधिकारी अमीन अल हाफिज भी थे, जो एली कोहेन की मदद से आगे चलकर सीरिया के राष्ट्रपति बने। साल 1962 में कामिल आमीन ताबेत बने एली सीरिया की राजधानी दमिश्क में जाकर बस गए और फिर शुरू हुआ उनकी असली खेल। वह रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए सीरियाई सेना से जुड़ी तमाम खुफिया जानकारी इजराइल को भेजने लगी। साल 1963 में जब सीरिया में तख्ता पलट हुआ, अमीम अल हाफिज राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एली को सीरिया का डिप्टी रक्षा मंत्री बनाने का फैसला किया। हालांकि इन सबके बीच सन 1965 में सीरिया के काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारियों को उनके रेडियो ट्रांसमिशन की जानकारी मिल गई और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एली कोहेन पर सीरिया में सैन्य मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद 18 मई 1965 को दमिश्क में एक सार्वजनिक चौराहे पर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस दौरान उनके गले में एक बैनर भी लटकाया गया था जिस पर लिखा था, सीरिया में मौजूद अरबी लोगों की तरफ से। कहते हैं कि फांसी के बाद एली कोहेन उर्फ कामिल आमीन ताबेत के मृत शरीर को सीरिया ने इजराइल को लौटाया भी नहीं। हालांकि फांसी से पहले इजराइल उनकी सजा माफ करने के लिए सीरिया से लगातार गुहार लगाता रहा था, लेकिन सीरिया ने हर बार उन्हें मना कर दिया।